2-3 साल हो गए तैयारी करते करते। पेपर मैंने मैंने जो पेपर का पूरा सिलेबस था अच्छे से मैंने पेड बैच लिया, उनसे मैंने सिलेबस अपना कंप्लीट कर दिया। जो 400 400 500 घंटे का पूरा वीडियो था वो भी मैंने वॉच कर लिया। लेकिन तब भी मेरी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, सिलेक्शन नहीं हो रहा। आखिर मैं क्या करूं? देखो, आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, कुछ ऐसी गलती है ना जो बार बार आप उसको रिपीटेट कर रहे हो, बार बार उसको रिपीट कर रहे हो। आपको लग तो रहा है अंदर से कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, वो गलत कर रहा है, सामने वाला गलत कर रहा है, जो टॉपर्स कर रहा है। आप उसके बार बार इंटरव्यू देखते हो, फिर खुद इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। लेकिन एक्चुअली में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं या फिर गलतियां हैं जिनको आप बार बार रिपीट कर रहे हो, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा या फिर आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे। तो आज हम उसी सारी गलतियों पर लाइट डालेंगे, ठीक है? तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले तो देखो, अगर मैं आपके सबसे पहले तो आप ये सबसे पहले आप अपने इस कैटेगरी में रखो कि आप कौन सी कैटेगरी में, आप 60 से लेके 100 नंबर तक वाले कैटेगरी में हो या फिर 100 से लेके 120 वाली कैटेगरी में हो। देखो, इस वाले कैटेगरी में हो ना, तब तो आपको अपने सिलेबस पे और ध्यान देना चाहिए कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, पहले अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करो। लगभग 70-80% पूरा आपको एकदम मतलब एकदम अच्छे सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जब आप इस वाली कैटेगरी में हो ना, तो आपको सबसे ज़्यादा केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना है सबसे पहले। उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट पे, तब तक क्या करें, जैसे 60 से लेके 100 तक के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं ना, तो आप अपना ज़्यादातर जो ध्यान है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लगाओ। जैसे कोई भी आप एक बुक ले लो, पिनेकल की ले लो, क्रेन पब्लिकेशन की ले लो, या फिर जो भी आपके सीट वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो भी आपके टीचर्स हैं, उनसे कर लो, ठीक है? लेकिन आपको सबसे ज़्यादा तो ध्यान देना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे देना है, या फिर जो भी सीट्स के जो भी क्लास क्वेश्चन है उन पे ध्यान देना है। मॉक टेस्ट भी आपको लगाना है, लेकिन मॉक टेस्ट आपको वीकली लगाना है। मतलब संडे में एक बार मॉक टेस्ट लगा लिया, मंडे को एक बार मॉक टेस्ट लगा, मतलब हफ्ते में आप 2-3 मॉक टेस्ट लगा लो। लेकिन रही बात उनकी जिनके 100 से 120 के बीच में नंबर आ रहे हो, वो परेशान हो चुके हैं। उनका हर मॉक टेस्ट में लगभग यही है, 120 125 तक पहुंच जा रहा है, लेकिन 140 के प्लस लाना है उनको, 150 लाना है। भाई, अगर आपको नौकरी लेनी है तो कम से कम आपको 160 का टारगेट बना के रखना है। और अगर आप 160 का टारगेट बना रहे हो, तो जो सिमिलर मॉक्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो मॉक टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर की बात नहीं कर रहा। देखो, प्रीवियस दो तरीके के मॉक टेस्ट होते हैं। एक होता है अपना प्रीवियस ईयर बेस्ड, ठीक है, और एक होता है अपना सिमिलर मॉक्स। जो सिमिलर मॉक्स होते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर से थोड़े से हाइयर लेवल होते हैं। इवन मैं तो कहूँगा, जब आप पेपर में, जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए और जब आप पेपर देने जा रहे हो, उससे आपको एक महीना पहले, या फिर मतलब जो आपको अपनी अच्छी सी तैयारी करनी है मॉक टेस्ट देने से, वो सिमिलर वाले मॉक टेस्ट से करनी चाहिए। क्योंकि ये जो सिमिलर मॉक टेस्ट होते हैं ना, ये होते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, प्रीवियस ईयर एग्जाम पे। लेकिन प्रीवियस ईयर के साथ साथ इनके अंदर कुछ और भी इनको मतलब एक लेवल बढ़ा के दिया जाता है। भाई, अगर आप 100 लेवल की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप 100 लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कम से कम 110 लेवल तक की आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए, तभी आप 100 लेवल वाले में कुछ कर पाओगे, ठीक है? तो वही यहाँ पर ये सिमिलर मॉक टेस्ट का यहाँ पे खेल है। तो मैं क्या कह रहा था कि जिनके भी मार्क्स है वो इस वाले कैटेगरी में अगर 60 से लेके 100 के बीच में आ रहे हैं, तो अपना ज़्यादातर प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन लगाएं, ठीक है? किरण की खरीद लो यार, किरण की बहुत अच्छे, वहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन मिल जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको किरण के सारे क्वेश्चंस लगाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? अब वो कंपाइलेशन में तो मतलब पूरा पूरा का पूरा क्वेश्चन इन्होंने कंपाइल कर रखा है। लेकिन मैं आप कहूँगा कि लगभग आप जितने भी चैप्टर्स हैं, उसमें लगभग सभी चैप्टर में 300-300-400 क्वेश्चन है। तो आपको 300-400 क्वेश्चन बना के आपको एक्सपर्ट या फिर टीचर नहीं बनना। आप उन सभी में 60-60 70-80 या फिर 100-100 150-150 क्वेश्चन लगा लो, सभी में से मतलब आधे आधे लगा लो, हर तरीके के। हालांकि वहाँ पे टाइप वाइज दे रखे हैं, तो सभी टाइप में से आप 3-3 4-4 लगा लो, और फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे आओ। क्यों? क्योंकि आप अगर 60 से 100 की कैटेगरी में हो, तो अभी आपके कंसेप्ट ऐसे बहुत सारे हैं जो अधूरे हैं, जिनको आपने पढ़ाई नहीं है। लेकिन जो बच्चे 100 में से 100 या फिर 120 लेकर आ रहे हैं, 200 में से, मैं सीजीएल मॉक की बात कर रहा हूँ, सीएचएसएल की बात कर रहा हूँ, जिनके 200 में से 100 से या फिर 120 की, या फिर किसी भी मॉक टेस्ट की समझ लो, अगर उनके इतने नंबर आ रहे हैं, तो वो क्या करें? वो आखिर ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं, वो ऐसा क्या उनके साथ हो रहा है कि उनके बार बार ऐसे ही नंबर आ रहे हैं? वो अपनी इस कमी को कैसे सुधारें? तो देखो, उनके लिए ना बस वही है भाई, घिसी पिटी वही तरीके हैं जिनको आप अपना के अपने मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। वो चाहे आपको बोरिंग लगे, चाहे आपको मतलब उसमें आपकी जान चली जाए, मतलब जान जाने का मतलब आपको मन करे कि मैं नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, आपको किसी भी कीमत पे वही घिसे पिटे स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे। और वो कौन से घिसे पिटे स्टेप्स हैं, उसके बिना आपकी नौकरी नहीं लग सकती, या फिर उसके बिना मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपके जो मॉक टेस्ट देना वो सफल नहीं है, खाली टाइम वेस्ट है। देखो, मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो ना, सपोज मैं मान के चलता हूँ आपके 120 नंबर आए,
ठीक है 120 नंबर, लेकिन 120 नंबर से तो मेरा काम नहीं बनने वाला, मेरे को कम से कम चाहिए 150 प्लस चाहिए। लेकिन आप अभी टारगेट मत बताओ कि मुझे 150 चाहिए कि चाहिए अगले मॉक टेस्ट में मुझे 150, नहीं, अगले मॉक टेस्ट में आप कोशिश करना मेरे 120 से ज़्यादा है, अब वो कितने भी आए लेकिन 120 से ज़्यादा है। अब उस 120 से ज़्यादा लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने मॉक टेस्ट दिया जिसमें मेरे 120 आए, आप उस मॉक टेस्ट को खोलो, उसको एनालाइज करो। जैसे जब आप उसको खोलते हो वहाँ पे उसका पूरा स्टैटिस्टिक दिखाता है ना कि मेरे इतने गलत गए, इतने सही गए, इस वाला टॉपिक मेरा वीक है, इस वाले सब्जेक्ट में मेरे इतने सवाल गलत गए, इतने कम नंबर आए। तो वहाँ पे जाके व्यू सॉल्यूशन देखो, ठीक है। अब जब जोन सा आपका सवाल गलत गया, भाई सबसे पहले तो आपका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, 70-80% में मान के चल रहा हूँ आपके सिलेबस कंप्लीट है, तभी आपके 120 नंबर आ रहे हैं, है ना, वरना इसके बिना नहीं आ सकते। जो 60 से जिनके 100 के बीच में थे उनका तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि वो अपने सिलेबस पे ध्यान दे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दे, वो मॉक टेस्ट केवल कभी कभी में लगाए, हफ्ते में एक दिन। लेकिन जिनका 120-130 नंबर आ रहा है वो तो आप डेली मॉक टेस्ट लगाओ, क्यों, क्योंकि अब आपका सिलेबस हो चुका है, अब आपको केवल दो चीज़ की जरूरत है, एक अपना मॉक टेस्ट और दूसरा अपना रिविजन, बस। तो अब आपके मॉक टेस्ट में अगर 120 नंबर आए तो अब इसको कैसे बढ़ाओगे, तो सबसे पहले आप अपना मॉक टेस्ट खोलो, ठीक है, उसके स्टैटिस्टिक्स पे जाओ, फिर वहाँ पे व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करो, और वहाँ पे देखो कि आपके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है। देखो जीएस में तो मैं मान के चलता हूँ, हाँ चलो ठीक है, स्टैटिक जीएस तो आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जो करंट अफेयर है वो तो आपको ऐसे डेली पढ़ना पड़ेगा, उसमें जो गलतियाँ जाएँ उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टैटिक जीके है आप उस पर काम करके आगे के जो मॉक टेस्ट आप दोगे तो उसमें नंबर बढ़ा सकते हो। लेकिन करंट अफेयर की बात अभी हम स्किप करते हैं। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट की बात है, जैसे अपने मैथ्स हो गए, इंग्लिश हो गए, और जीके जीएस हो गए, मतलब जीके जीएस नहीं, रीजनिंग हो गए, अब इनके देखो सबसे पहले कि इनमें कहाँ आपके मार्क्स कट रहे हैं। सपोज मैं मैथ्स की बात करूँ तो अगर आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कट रहे हैं तो आप सबसे पहले देखो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कहाँ मेरे मार्क्स कट रहे हैं, वो कौन से टाइप का सवाल है। अगर वो उस टाइप का सवाल है फिर आप अपने क्लास वाले सीट में जाओ, फिर देखो, फिर उसी वाले टाइप के क्वेश्चंस को आप 2-3 बार लगाओ या फिर 4-5 उस टाइप के क्वेश्चन लगाओ। मैं अगर कहूँ कि आपके ट्रिग्नोमेट्री के सवाल गलत गए, अब ट्रिग्नोमेट्री के सवाल किस लिए गलत गए, कहीं आपको फॉर्मूला नहीं याद आया या फिर आपको वो कंसेप्ट नहीं पता उस कंसेप्ट के बारे में, तो आप उसको उसके बारे में पढ़ो, सर्च करके पढ़ो। ये नहीं कि फिर पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत है, नहीं, जो चीज़ आपका गलत जा रहा है, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आती है 80% 70% तो आती है, बाकी की जो 20-30% जो आपके कमजोर टॉपिक रह गए उन्हीं से आपके गलती आने के चांसेस हैं। तो आप केवल उन्हीं 20-30% पे एक बार जाके रिवाइज मान लो, फिर से वो जो क्वेश्चन जो आपका गलत गया मॉक टेस्ट में आप उसको फिर से अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है, चाहे वो हर चैप्टर में। इसी तरीके से आपको इंग्लिश में भी करना है। इंग्लिश में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है आपकी वोकैब से गलती जा सकती है, दूसरी आपकी ग्रामर से जा सकती है, और बाकी तीसरी भी एक होती है रीडिंग एंड कंप्रहेंजन, जो क्लोज टेस्ट वगैरह होती है। तो क्लोज टेस्ट तो आपका मतलब प्रैक्टिस से ही आएगा, लेकिन उसके लिए आपको ग्रामर की जरूरत पड़ेगी और वोकैब की जरूरत पड़ेगी। तो वोकैब तो आपको डेली पढ़ना है, जो आपकी ब्लैक बुक है जो आपके साथ आपके हमेशा पॉकेट में रहनी चाहिए, या फिर लाइब्रेरी में बेटर तो आपको हमेशा वहाँ पे रहनी चाहिए। आप डेली देखो, जब आप तैयारी करी होगी आपने 120 तक का, जब आपने सफ़र किया होगा 120 तक मार्क्स लाने का, तो आपने डेली वो कैब पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब भी स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो वो कैब आपको डेली पढ़ना है, फिर उसका केवल एक रिवीजन चलता रहेगा, भले ही आपको याद रहे ना याद रहे, आप करते रहो। जब आप 6 महीने के बाद देखोगे ना, हालांकि जब आप अब आपको 6 महीने हो गए होंगे जब आपके 120 नंबर आ रहे हैं, तो आपने ऐसा देखा होगा कि मुझे अब ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं पहली बार में ही अब याद हो जा रहे हैं, उसको जैसे ही मैं देख रहा हूँ रिवाइजन करने बैठ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे इसका मीनिंग पता है। तो इसी तरीके से होगा, पहले दिन या फिर पहले 1 महीने में आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं सारे मॉक टेस्ट सारे वो कैब जो है मैं भूल जा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो आपके अंदर चेंज आएगा कि आप अब धीरे धीरे आपको जो सारे वो कैब्स है वो याद होने लगे हैं। खैर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यहीं पर आपको एक ट्रिक के साथ भी वो कैब के जो याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको और भी आप इनमें इफ़िशियंसी अपनी बढ़ा सको, ताकि आप और भी ज़्यादा वो कैब्स को ना भूल पाओ और भी ज़्यादा कंटेस्ट कर लो उसको, ठीक है। तो ये रही अपने वो कैब की बात, आपको डेली उसको रिवीजन करना है। ग्रामर की बात, ग्रामर में भी आप वैसे ही देखो कि अगर आपका जो सवाल गलत गया है वो एक्टिव पेसिव से गया है या फिर इनडायरेक्ट से गया है, हालांकि ये तो ईजी टॉपिक्स होते हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा गलती होनी नहीं है, लेकिन एरर में आप देखो प्रोनाउन की एरर थी, नाउन की एरर थी, या फिर कौन से सब्जेक्ट की एरर थी, वर्ब की एरर थी, मतलब कौन से टॉपिक की। तो आप फिर उस चैप्टर में जाओ, पूरा वर्ब चैप्टर को रिवाइज करो, क्योंकि इंग्लिश में ऐसे ही होता है, अगर आपका एक टॉपिक गलत है ना तो आप उसमें टाइप वाइज नहीं होता, उसमें आपको पूरा कंसेप्ट रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो फिर आप इंग्लिश में उस चैप्टर को पूरा एक बार, मतलब भाई ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, एक चैप्टर अगर मुझे इंग्लिश का रिवाइज करना ज़्यादा 1.5-2 घंटा लगेगा, एकदम फोकस मोड होके अगर मैं करूँ तो। अब सामने इंस्टाग्राम चल रहा है, रील चल रहा है, चाहे फ़ोन रखा है, तब तो नहीं हो पाएगा, तब तो 6 घंटे भी कम पड़ जाएंगे एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। तो आप अपने फ़ोन को मारो गोली और उसको जेब में रख लो या फिर बैग में रख लो, और एक चैप्टर को एकदम समय निर्धारित करके कि मुझे 2.5 घंटे के अंदर इस चैप्टर को रिवाइज करना है तो करना है। तो ये इस तरीके से आप अपना इंग्लिश का टॉपिक, इंग्लिश में आप मॉक टेस्ट, आप अपना मॉक जो नंबर है मॉक में
बढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, रीजनिंग में कैसे करोगे? रीजनिंग में भी आपको वही सेम तरीका लगाना है जो आपने मैथ्स में, लेकिन यहाँ पर भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपको थोड़े बहुत ही पढ़ने, क्योंकि रीजनिंग एक तो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट है अगर मैं कहूँ एसएससी में तो। और इसमें जितने भी चैप्टर हैं वो होते भी बड़े छोटे छोटे हैं, सबसे अगर जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं वो रीजनिंग में होते हैं। तो इसमें तो आपको ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, और इवन जो सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, उनके सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आते हैं वो इसी में आते हैं, रीजनिंग में आते हैं, ठीक है। अगर उनके मैथ्स में मैं कहूँ अगर 30 नंबर आ रहे हैं तो ज़रूर उनके रीजनिंग में 40 नंबर आ रहे होंगे। अगर वहीं पे इंग्लिश में उनके 25 नंबर आ रहे हैं तो ज़रूर उनके रीजनिंग में 40, मतलब हमेशा सबसे ज़्यादा उनके रीजनिंग में आते हैं। लेकिन रीजनिंग में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप उसको भी 40 तक ही आप सेटिस्फाई मत हो, उसको आप लेके जाने की कोशिश करो 48 तक, 49 तक, 50 तक, ठीक है, यहाँ तक ले जाने की कोशिश करो। तो आप उसको कैसे लेके जाओगे? आप देखो आपका कौन सा सवाल गलत जा रहा है, सिलोजिज्म का गलत जा रहा है, कहीं वो सिली मिस्टेक की वजह से जा रहा है, या फिर आपने कोई छोटी मोटी गलतियाँ कर दी, तो वो तो चलो ठीक है, वो तो मेरी नाकामी की वजह से हुआ है। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट अगर आपको याद नहीं है, जैसे कैलेंडर का कोई भी सवाल है उसमें आप कंसेप्ट तुरंत भूल गए, या फिर या फिर जैसे नंबर सीरीज हो गई, कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं जो हमें हिट ही नहीं करते। अच्छा, ये बात एक और मैं अगर आपको कहूँगा, कई बार क्या आता है जब हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, एक सीक्वेंस में देते हैं, जैसे 4 सेक्शन होते हैं हमारे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस। तो आप सबसे पहले किसको अटेम्प्ट करते हो? सबसे पहले आप इजी, जो सबसे इजी लगे, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आप सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करो। अगर मैं कहूँ आपका सबसे स्ट्रॉन्ग रीजनिंग है ना, तो आप सबसे पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। अगर आप पहली जी की जीएस अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपका दिमाग वैसे ही खराब हो जाएगा यार, इतना ज़्यादा मतलब एक एग्जाम वाला फील भी आने लगेगा ना। अगर आप एग्जाम में अगर सपोज जी के जीएस दे रहे हो, चलो यहाँ पे तो मॉक टेस्ट दे रहे हो, यहाँ पे तो आपको पहले ही पता है कि आप मैं सेफ जोन में हूँ, ठीक है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला अगर मेरे 0 नंबर भी आया, या फिर मैं यहाँ पे 50 नंबर भी लेकर आया 200 में से। लेकिन एग्जाम में अगर आप एग्जाम, हमेशा एग्जाम मान के मॉक टेस्ट दिया करो। तो अगर मैं एग्जाम में देता और जीके जीएस में पहले करता, और मेरे आधे से ज़्यादा सवाल जीके जीएस में ऐसे ही गलत चले गए, तो मेरा एकदम हेजिटेशन क्रिएट हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाऊंगा। आगे के जो सवाल है ना, फिर मेरे गलती होना ही होना है, चाहे आप कितना भी संभल के करो, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले आप रीजनिंग या फिर जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप उसको करो। रीजनिंग के बाद आप उठाओ मैथ को या फिर इंग्लिश को उठाओ, जो आपका इसमें से स्ट्रॉन्ग है, फिर उसके बाद मैथ को उठाओ, फिर उसके बाद जी के जीएस को करो लास्ट में, ठीक है। क्योंकि जी के जीएस तो मतलब चांसेस हैं कि उसमें आप पूरे तो अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे, स्टैटिक पे आपकी थोड़ी बहुत कमांड होगी तो उसमें कुछ पर कर पाओगे। बाकी करंट अफेयर आपने जो पढ़ा होगा, जो भी आपके ये जो डेली करंट अफेयर यूट्यूब पे करवाते हैं अच्छे अच्छे टीचर्स है कई सारे, उनका आप डेली 1 घंटे का होता है एग्ज़ाम से या फिर आप वीकली ले लिया करो, ठीक है। जैसे होता है ना पूरे वीक का एक ही बार करंट अफेयर, वो इंपॉर्टेंट होते हैं और वो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, केवल आप उनको पढ़ लिया करो, या तो आप मैगजीन्स पढ़ लिया करो या फिर उनकी एक पूरी वीडियो जो वीकली होती है वो देख लिया करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हो। आई होप आपने पूरा वीडियो एकदम अच्छे से देखा होगा। मैंने एक बार फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ यहाँ पे, कि 2 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया। एक तो उनके जिसके 60 से लेके 100 तक नंबर आ रहे हैं, भाई बिगनर के तो हमेशा 60 नंबर आते हैं, जो पहले दिन ही पेपर मतलब पहले दिन तो तैयारी कर रहा होगा, चलो धीरे धीरे वो 100 नंबर तक लेकिन पहुंच गया। लेकिन अभी भी उसे ना अपने सिलेबस पे ही कमांड रखने की ज़रूरत है, अभी भी उसे उन लेक्चर से पढ़ने की ज़रूरत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर क्लास क्वेश्चन को अच्छे से लगाने की ज़रूरत है। सारे क्वेश्चन को नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ जो जो क्वेश्चन उसको देखो, एक बार वो देखे अपनी चीज़ को, हाँ मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये वाला नहीं हो पाएगा। तो आप उसका लेक्चर जाके पर्टिकुलर वीडियो में जहाँ पर भी पढ़ाया गया आप उसको सबसे पहले देखो, फिर उसके सारे क्वेश्चंस लगाओ। फिर इंग्लिश करना है तो इसी तरीके से आपको सबसे पहले अपने क्लास क्वेश्चन पे कमांड बनानी है, फिर आपको प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना है, फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी साथ में लगाते रहना है, लेकिन हाँ हर 3-4 दिन में या फिर एक वीक में एक लगाते रहना है। और अच्छा, जिनके नंबर 100 120 के आसपास या फिर 130 के आसपास आ रहे हैं, 110 के आसपास आ रहे हैं, उनको क्या करना है, उनको अपना रिवीजन करना है, डेली तो रिवीजन करते ही रहना है, लेकिन रिवीजन से ज़्यादा उनका जो समय देना है ना वो मॉक टेस्ट पे देना है। देखो आपकी तैयारी जितनी होनी थी पेड क्लासेस से, जितनी लेक्चर से होनी थी अब हो चुकी है, 120 तक ही आप पहुंच सकते हो उन लेक्चर से। आप 140 150 तक कभी भी नहीं पहुंच सकते, मैं लिख के दे सकता हूँ। आप 140 और 160 तक मार्क्स तभी लेकर आओगे जब आप मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट से ही आपके आगे की तैयारी होगी। तो आप डेली मॉक टेस्ट लगाओ, जो भी आपके वहाँ गलतियाँ हो रही हैं आप उनको एनालाइज करो, उनके जो भी आपकी गलतियाँ जा रही है अपने क्लास नोट्स में देखो कि वहाँ पर वो कहाँ पर कराया गया है, वहाँ पे जाके पढ़ो। अगर वो एक आध टॉपिक छूट गया तो यूट्यूब पे सर्च करके उस पर 3-4 क्वेश्चन बनाओ। तो इसी तरीके से
से आप जब करोगे ना तो आप देखोगे 1-2 महीना में आपके जो मॉक टेस्ट के नंबर हैं वो धीरे 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 अब आपकी इंक्रीज, क्योंकि आपको काम उन्हीं पे करना है, वीक टॉपिक्स पे जहाँ पर आपकी गलतियाँ जा रहा है। जो क्वेश्चन आपका सही जा रहा है वो तो हर बार से सही जाएगा, वो उस टॉपिक से उस टाइप से हर बार आपका सवाल सही जाएगा। लेकिन जो गलत जा रहा है अगर आपने उस पर काम नहीं किया तो वो हर बार गलत जाएगा। ठीक है, तो फिर हर बार वैसे ही नंबर मिलेंगे आपको। तो अगर आप उन पे काम करोगे जहाँ पर आपके नंबर गलती हो रहे हैं, जहाँ पर आपके नंबर नहीं आ रहे, तो आगे से फिर अब उनके पर जो नंबर है वो आने आएंगे अब। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमको अपने नंबर इंक्रीज करने हैं। आप मेरी भावनाओं को समझे होंगे और जो भी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये 15 मिनट वीडियो देख के आपने जीवन के अपने 15 मिनट खराब कर दिए, है ना। तो इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, तभी आप अपने एक एक मिनट का यूज़ कर पाओगे। ठीक है, या फिर तभी आपका फ़ायदा होगा कुछ, या फिर तभी अगर मैं कहूँ तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। वरना ये जो छोटी छोटी गलतियाँ ना यही आपको एक तरीके से भीड़ में ले जाके खड़ा कर देगी, और बाकी जो टॉपर्स हैं आप उनके इंटरव्यू हमेशा देखते रह जाओगे। ठीक है, लेकिन खुद का भी इंटरव्यू कभी चाहते हो ना कि मेरा भी इंटरव्यू इस तरीके से कोई ले, इंस्पेक्टर एज ए इंस्पेक्टर में जाके इंटरव्यू दूँ, तो आपको ये सारी जो गलतियाँ हैं उन पर काम करना पड़ेगा। बालस छोड़ो और काम करना शुरू कर दो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताने की कोशिश करी है, और अगले वीडियो मिलते हैं किसी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, बाकी आपका जो भी डाउट है, कमेंट है, फीडबैक है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी अगले वीडियो मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।